घोंसला एंड इट्स एप्लीकेशन का पार्ट 2 है यहाँ पर। इन लास्ट लेक्चर वी हैड सीन अबाउट घोंसला एंड इट्स टर्मोलॉजीज। हमने लास्ट लेक्चर में घोंसला और उसकी टर्मोलॉजीज के बारे में पढ़ा था। टर्मोलॉजीज जैसे एरिया वेक्टर, सॉलिड एंगल और सॉलिड एंगल का फार्मूला पढ़ा था, और स्फीयर के केस में भी हमने सॉलिड एंगल देखा था। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर हमने टर्मोलॉजीज देखी थी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये 3 टर्मोलॉजीज पढ़ने के बाद हमने घोंसला को प्रूव किया था, घोंसला के बारे में स्टेटमेंट लिखा था, ठीक है, जो कि फाई इजिकल टू ES cos थीटा था। और उसके बाद हमने बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर किया था, घोंसला। ठीक, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट एप्लीकेशन ऑफ घोंसला। ठीक है, आज मैं एप्लीकेशन स्टार्ट करने वाला हूँ घोंसला की। देयर आर मेनी एप्लीकेशंस, बहुत सारी एप्लीकेशंस है। ठीक है, उसमें से कुछ हम वन बाय वन करके थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कौन कौन सी एप्लीकेशंस है। तो फर्स्ट एप्लीकेशन है डिडक्शन ऑफ कूलॉम्स लॉ फ्रॉम गोस थ्योरम। तो आपको गोस थ्योरम का यूज करना है और उससे कूलॉम्स लॉ को प्रूव करना है। तो हम गोस लॉ से स्टार्ट करेंगे, जैसा गोस थ्योरम्स होती हैं वहीं से हम स्टार्ट करेंगे और हम कूलॉम्स लॉ पे जाकर एंड कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक पॉइंट कंसिडर करते हैं, पॉइंट O, और पॉइंट O पर हम एक पॉइंट चार्ज रखते हैं, पॉजिटिव चार्ज रखते हैं। अब पॉजिटिव चार्ज होता है तो इसके चारों तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है। ठीक है, तो हम गॉस थ्योरम्स के लिए हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करने के लिए एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं। तो पॉइंट चार्ज से चारों तरफ जो निकलती है, इसके सराउंडिंग में जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो स्फेरिकल फॉर्म में निकलती है, सभी से एक जैसी लाइंस निकलती है, तो उसको बोलते हैं कि इसके स्फेरिकल फॉर्म में लाइंस बाहर निकलती है। तो हम यहाँ पर स्फेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेंगे। तो लेट सपोज अगर r डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी चाहिए तो r रेडियस का स्फीयर कंसीडर कर लीजिए, जिसको हम गॉसियन सरफेस भी कंसीडर करते हैं। तो हमने यहाँ पर r रेडियस का एक स्फीयर कंसीडर किया है। ठीक, यहाँ पर एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं, इस स्फीयर पे एक छोटा सा एलिमेंट कट करते हैं जिसका एरिया ds होता है। ठीक है, तो इसका एरिया ds है। अब यहाँ पर जो इस चार्ट से निकलने वाली लाइन, इस एलिमेंट कट करिए, इसमें से हम पास करेंगे और इसका भी डायरेक्शन देखेंगे, किसका, सरफेस का भी। तो जो सरफेस हमने कट करी है उसका डायरेक्शन देखते हैं, तो इसका डायरेक्शन आउटवर्ड होता है सरफेस के नॉर्मली, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होता है। इसका मतलब दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ होता है, सरफेस का डायरेक्शन भी इधर ही होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी इधर ही होता है। इसका मतलब दोनों के बीच का जो एंगल होता है थीटा, दोनों के बीच का जो एंगल होता है थीटा, वो क्या होगा, 0 डिग्री होगा। अब नाउ अकॉर्डिंग टू द गोसला, गोसला क्या बोलता है, तो फ्रॉम गोसला, गोसला बोलता है कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएस इज इक्वल टू होता है 1/ε0 टाइम्स ऑफ क्यू नेट। क्यू नेट कौन सा, जो इस गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज कर रखा है, कितना चार्ज इनक्लोज कर रखा है, क्यू। ठीक है, तो इसके स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्यों, क्योंकि नेट चार्ज इसके अंदर क्या है, सरफेस के अंदर आपका क्यू है। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ठीक है, इस पार्ट को हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे कि डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो क्या आएगा, ईडीएस कोस थीटा आएगा, ईडीएस कोस थीटा आएगा। लेकिन थीटा यहाँ पर क्या है, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है तो 0 डिग्री होगा, और कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ईडीएस हो जाएगा। ठीक है, ये वाली टर्मिनोलॉजी क्या हो जाएगी, ईडीएस हो जाएगी। यहाँ पर ई को ध्यान देना, ई हमारा एक इस सरफेस के ऊपर कांस्टेंट है, चारों तरफ अगर कहीं पे भी घूमेंगे सरफेस पे तो ई चेंज नहीं होता है, क्योंकि आर डिस्टेंस, स्फीयर में डिस्टेंस क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है, चारों तरफ डिस्टेंस आर ही रहेगी। इसलिए ये जो ई होता है वो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाता है। क्यों, क्योंकि कांस्टेंट टर्म जो होती है वो क्या होती है, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाती है। तो यहाँ पर ई को हमने बाहर कर दिया, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, डीएस, डॉट प्रोडक्ट भी हमने साथ में हटा दिया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ डीएस, डीएस का अगर क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे, सरफेस इंटीग्रेशन करेंगे मतलब क्या है, ये छोटे छोटे जो एलिमेंट हमने कंसिडर किए डीएस डीएस के, ऐसे इनको ज्वाइन कर देंगे। कैसे, यहाँ पर जैसे ये छोटे छोटे पार्ट है हमने यहाँ पर ज्वाइन किए हैं, ये ज्वाइन होकर डीएस डीएस के छोटे छोटे एलिमेंट ज्वाइन होकर क्या बनाएंगे, एक पूरा स्फीयर बनाएंगे। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएस का मतलब, अगर सरफेस इंटीग्रेशन कर रहे हैं मतलब इसका पूरा टोटल सरफेस एरिया, और स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है, तो 4 पाई आर स्क्वायर।
तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ ds में हम लिख देंगे 4πr², ये इंटू क्या हो जाएगा 4πr² इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब 4πr² को हम इधर ले जाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में चला जाएगा, और थोड़ा सा रीअरेंज करके भी लिख देंगे तो ई इजिकल टू क्या हो जाएगा, ई इजिकल टू हो जाएगा 1/4πε0 क्यू अपॉन r²। यहाँ पर मैंने r² को q के डिनोमिनेटर में रखा है, एप्सिलॉन नॉट को मैंने 4π के साथ रख दिया है। ठीक है, तो ये 4πε0 हो जाएगा क्यू अपॉन r² हो जाएगा। तो यहाँ से हमने इलेक्ट्रिक फील्ड तो हमने डिटेक्ट कर ली। अब कूलॉम्स लॉ यहाँ से प्रूव करना है। तो कूलॉम्स लॉ का जो फार्मूला था अगर आपको याद हो तो F इजिकल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाई r² होता है। तो यहाँ पर दो चार्जेस होते हैं, तो एक चार्जेस तो हमारे पास है प्लस Q, लेकिन दूसरा चार्ज होना चाहिए कि दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है जब वो r डिस्टेंस पर रखा होता है। दोनों चार्ज r डिस्टेंस पर रखे होते हैं तो उन चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन या रिपल्सन फोर्स होता है। तो दूसरा चार्ज हमें यहाँ पर लाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, एक चार्ज क्यू नोट जहां पर हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करी थी जिस पॉइंट पर, वहां पर हम क्यू नोट चार्ज रख देते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पर एक क्यू नोट चार्ज रख दिया है। नाउ इफ अ चार्ज क्यू नोट इज प्लेस्ड एट ए पॉइंट वेयर ई इज कैलकुलेटेड, जहां पर हमें क्या करना है, ई कैलकुलेट किया है हमने, वहां पर हमने क्या किया है, क्यू नोट चार्ज को प्लेस कर दिया है। देन तो देखा जाए तो अगर वहां पर क्यू नॉट चार्ज रखते हैं तो किसी भी चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड में अदर चार्ज रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट होता है जो F इजिकल टू क्या होता है, क्यू नॉट ई होता है। यहाँ पर क्यू ई होता है, लेकिन क्यू वो कंसिडर किया जाता है जिसके ऊपर फोर्स एक्ट होता है। मतलब क्यू नॉट के ऊपर अगर फोर्स एक्ट होता है तो F इजिकल टू क्यू नॉट ई होगा। ठीक, किसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक फील्ड, किसकी वजह से है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज की वजह से, क्यू की वजह से है। ठीक है, प्लस क्यू की वजह से है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि इसके ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा F इजिकल टू क्यू नॉट ई होगा, और जो ई होगा ये यही वाला ई होगा। ठीक है, इसी की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये फोर्स लग रहा है। तो हम ई का वैल्यू यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट, क्यू के साथ हम क्यू नॉट रख देंगे, अपॉन क्या हो जाएगा r² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 क्यू नॉट बाई r²। ठीक है, यही क्या है आपका कूलॉम्स लॉ है, विच इज कूलॉम्स लॉ। ठीक है, तो बहुत ही इजी आपका डेरिवेशंस था, गॉस थ्योरम से स्टार्ट करके कूलॉम्स लॉ तक जाना। ठीक, आई थिंक आपको समझ में आया होगा। नाउ सेकेंड एप्लीकेशंस के लिए हमें कुछ टर्मिनोलॉजीज पढ़नी पड़ेगी। सेकेंड एप्लीकेशन कौन कौन सी टर्मिनोलॉजीज पढ़नी पड़ेगी, सरफेस लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होती है। तो ये चार्ज डेंसिटी क्या होती है इसके बारे में थोड़ा सा हमें अंडरस्टूड करना पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं लीनियर चार्ज चार्ज डेंसिटी से। लीनियर चार्ज डेंसिटी क्या होती है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। अगर चार्ज पर यूनिट लेंथ होता है तो उसको हम बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। इसको हम लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो लेमडा इजिकल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक, अगर कोई लाइन है जिसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, एक वायर ले लो कुछ भी, ठीक, और उसका लेंथ एल है और इस वायर के ऊपर चार्ज क्यू है, तो इसकी जो डेंसिटी है कि इसके ऊपर पर यूनिट लेंथ पर चार्ज कितना है तो उसको बोलते हैं लेमडा। ठीक है, लेमडा से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, तो बोलते क्या है इसको, लीनियर चार्ज डेंसिटी। वो क्या हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट लेंथ हो जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगा, चार्ज का कूलम होगा, और एल का क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो कूलम पर मीटर इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, नाउ इसका स्टेटमेंट देख लेते हैं। लीनियर चार्ज डेंसिटी, जिसको लेमडा से भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इज द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पर यूनिट लेंथ। ये क्वांटिटी है पर यूनिट लेंथ की, मेजर्ड इन द कूलम्स पर मीटर। इसको कूलम्स पर मीटर में मेजर किया जाता है एट एनी पॉइंट ऑन द लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, इसको किसी भी लाइन के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है, उसके किसी पॉइंट पर देखा जाता है। नाउ हमारे पास एक इनफाइनाइट वायर है या फिर इनफाइनाइट एक लाइन है जिसके ऊपर हमने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज। ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट है। तो इस चार्ज से क्या होता है कि जो लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है वो नॉर्मली आउटवर्ड जाती है। मतलब यहाँ से इस पॉइंट पे देखा जाता है तो आउटवर्ड जा रही है। यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जा रही है वो आउटवर्ड जा रही है। मैं कुछ पॉइंट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, सारी लाइन्स नहीं दिखा रहा हूँ, नहीं तो बहुत सारी लाइन्स होती है। जैसे यहाँ पर ऊपर नीचे चलती है, आउटवर्ड चलती है, और इधर आगे पीछे चलती है। ठीक है, तो यहाँ जो ये लाइन्स निकलती हैं, कुछ यहाँ जाएगी सरफेस के नॉर्मली आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी। ठीक है, चारों तरफ ऐसे नॉर्मली बाहर की तरफ निकलेगी। तो ये कैसे निकल रही है, एक लाइन से जो भी लाइंस निकलती है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती हैं,
वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में निकलती है। अगर मैं यहाँ पर एक सिलेंडर बना दूं ऐसा, तो ये कुछ इस फॉर्म में निकलती है, ठीक है। ये सिलेंडर बड़ा भी होता है, ठीक है। तो अगर लाइन को आगे और एक्सटेंड करेंगे तो ये बड़ी लाइंस हो जाएगी, ठीक है, कुछ इस तरह से आगे भी बढ़ेगी, ठीक है। तो ये सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक्सपांड होती है, मतलब कि लाइन से जब निकल कर एक्सपांड होती है ना, वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक्सपांड होती है। जैसे एक पॉइंट से जो लाइंस निकलती है, ये सभी डायरेक्शन में निकलती है लाइंस, हम क्या बोलेंगे, पॉइंट से जब भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलेगी तो कैसे स्फेरिकल फॉर्म में एक्सपांड होगी, ठीक है। तो यहाँ पर स्फेरिकल फॉर्म में पॉइंट चार्ज में, अगर पॉइंट कर देखा जाए तो पॉइंट चार्ज में स्फेरिकल फॉर्म में एक्सपांड होता है, और लीनियर चार्ज में वो सिलेंड्रिकल फॉर्म में एक्सपांड होता है, ठीक है। इसका हम थोड़ा सा यूज करेंगे स्फेरिकल सरफेस, गॉसियन सरफेस कंसीडर करने के लिए। नाउ जो आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी होगा लैम्डा इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू बाई एल होगा। कैसे फाइंड आउट किया, इनफाइनाइट वायर्स के लिए कैसे फाइंड आउट किया, तो इन्होंने कुछ भी एल लेंथ का एक वायर कट कर लिया यहाँ से, मान लो यहाँ से एल कट कर लिया, इस एल वायर्स को अलग निकाला और इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज देखा, ठीक है। एल लेंथ तो ले लिया हमने और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज देखा है, तो इसके अंदर चार्ज कितना है, तो लेट सपोज इसके अंदर जो चार्ज वो क्यू आया, ठीक है। तो क्यू बाई एल क्या हो जाएगा, आपका लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। तो एक एलिमेंट कट करके भी हम यहाँ से चार्ज निकाल सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। नाउ सेकंड है सरफेस चार्ज डेंसिटी। अब सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होती है कि अगर आपके पास कोई एक सरफेस है जिसका एरिया ए है और इसके ऊपर चार्ज क्यू रखा हुआ है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, लेट सपोज क्यू चार्ज रखा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, सिग्मा कुछ इस तरह से होता है, तो सिग्मा से डिनोट करते हैं। और जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है वो चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। अब सरफेस है मतलब उसका एरिया होगा, ठीक है। वहां पर लाइन था तो लाइन का लेंथ होता था, एल होता था, यहाँ पर अगर सरफेस है तो यहाँ पर एरिया होगा। तो चार्ज पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड द सरफेस चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो ये जो रखा हुआ है इसका स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज द क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पर यूनिट एरिया। तो पर यूनिट एरिया पे जो भी चार्ज होता है उसको हम बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी, मेजर्ड इन द कूलम्स पर स्क्वायर मीटर। इसको कैसे मेजर किया जाता है, कूलम्स पर मीटर स्क्वायर में मेजर किया जाता है। लेट सपोज आपके पास एक सरफेस है जिसका एरिया ए है, जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज गिवन है, पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो लेट सपोज इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है। सिग्मा को कैसे डिफाइन करेंगे उसको हम बाद में बताएंगे। सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बाई ए होता है और इसका डायमेंशन है बी और एल। द फील्ड लाइंस रिमेन स्ट्रेट पैरेलल एंड यूनिफॉर्म स्पेस्ड। यहाँ से जो फील्ड लाइंस निकलती है ना सरफेस से, तो सरफेस से हमेशा फील्ड लाइन आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलती है, आउटवर्ड बाहर की तरफ। तो ये किसी भी प्लेन के अंदर दो सरफेस होती है, एक तो फ्रंट सरफेस होती है और एक बैक सरफेस होती है, एक पीछे भी एक सरफेस होती है। तो उस सरफेस से भी लाइंस निकलेगी, जरूरी नहीं है एक ही सरफेस से लाइन निकलेगी, ठीक है। वो दोनों तरफ आउटवर्ड दोनों तरफ निकलेगी। मतलब अगर मैं ये सरफेस, अगर प्लेन एक बनाया जाए तो यहाँ से भी लाइंस बाहर निकलेगी, यहाँ से भी लाइन बाहर निकलेगी, दोनों तरफ से लाइन बाहर निकलेगी और यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगी। अगर मैंने इसको फ्रंट से देखा, मतलब सामने से अगर देखूंगा, तो ये लाइन जो होगी वो पैरेलल लाइन चलेगी, कोई भी लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेगी, ठीक है। दूसरी बात, ये यूनिफॉर्मली स्पेस्ड होगी, मतलब यहाँ इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा, ठीक है। इसका मतलब किसी भी रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कांस्टेंट होती है। तो ये यूनिफॉर्मली होती है, पैरेलल होती है, ठीक है। और आउटवर्ड द सरफेस जाती है अगर पॉजिटिव चार्ज है, और अगर नेगेटिव चार्ज ले लिया तो क्या हो जाएगा, इनवर्ड द सरफेस। अगर नेगेटिव चार्ज ले लिया, मान लो ये माइनस सिग्मा है, मतलब इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो माइनस है, या चार्ज इसका क्या है, माइनस है, तो यहाँ पर ये जो लाइंस आती है ये इनवर्ड द सरफेस आएगी, सरफेस के अंदर आएगी, ठीक है। दोनों तरफ से आएगी, इनवर्ड द सरफेस। ओके। इफ टोटल चार्ज ऑन द सरफेस क्यू, अगर इस पूरी सरफेस के ऊपर चार्ज क्यू है, तो हम सरफेस चार्ज डेंसिटी कैसे डिफाइन करेंगे कि सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन ए होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया होता है। यूनिट देख लेते हैं, चार्ज को हम कूलॉम से रिप्रेजेंट करते हैं और एरिया को हम मीटर स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं एसआई सिस्टम के अंदर, तो ये हो जाएगा कूलॉम पर मीटर स्क्वायर। नाउ थर्ड टर्मिनोलॉजी से वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होता है, अगर आपके पास एक वॉल्यूम है, ठीक है, एक स्पेस ले लिया हमने और उसके अंदर हमने बहुत सारा चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है, इसमें चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, दैट इज द क्यू चार्ज। क्यू चार्ज इसके अंदर हमने यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। और इस स्फीयर का वॉल्यूम अगर v है, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जिसको हम रो से भी रिप्रेजेंट करते हैं, ये है रो, RHO, रो, ठीक है। तो जो यूनिफॉर्म वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है रो इजिकल टू होता है चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम होता है,
चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। चार्ज को हम कूलम्ब से रिप्रेजेंट करते हैं, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को हम रिप्रेजेंट करेंगे कूलम्ब्स पर मीटर क्यूब से। नाउ इसका डेफिनेशन भी देख लेते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो इज क्वांटिटी ऑफ द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो चार्ज की क्वांटिटी पर यूनिट वॉल्यूम जो होती है वो क्या होता है, सरफेस चार्ज वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होता है। मेजर इन द एसआई सिस्टम इन द कूलम्ब्स पर क्यूबिक मीटर, कूलम्ब्स पर मीटर क्यूबिक में इसको क्या किया जाता है, एसआई सिस्टम में मेजर किया जाता है। लेट सपोज आपके पास एक वॉल्यूम है या एक स्फीयर है जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, ठीक है। आपका ये बॉडी कोई सी भी ले सकते हो, स्फीयर ले सकते हो, क्यूबिकल ले सकते हो, लेकिन उस बॉडी का वॉल्यूम होना चाहिए। उसमें आपने यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है, इंटर वॉल्यूम में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है चार्ज को। तो लेट सपोज इस पे क्यू चार्ज आपने डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो वो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगा, रो। कैसे डिफाइन करेंगे, इफ टोटल चार्ज इन द बॉडी इज इक्वल टू क्यू, अगर इस पूरी बॉडी के अंदर क्यू चार्ज है तो रो इज इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन वी, ठीक है। तो चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी हो जाएगा। क्यू को हम कूलम्ब से रिप्रेजेंट करेंगे, वॉल्यूम को हम मीटर क्यूब से रिप्रेजेंट करेंगे, तो इसका यूनिट हो जाएगा कूलम्ब्स पर मीटर क्यूब। नाउ अगर ये तीनों टर्मिनोलॉजीज बहुत अच्छे से आपको पढ़ ली है तो आगे की जो आपकी एप्लीकेशन है उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। तो सेकेंड एप्लीकेशन स्टार्ट करते हैं। सेकेंड एप्लीकेशन क्या बोलता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज वायर। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, किसके आसपास फाइंड आउट करना है, एक इनफाइनाइट वायर है, वो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज या फिर कैसा भी चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है, ठीक है। तो अगर यूनिफॉर्मली चार्ज इसका अंदर है, वायर के अंदर अगर चार्ज है तो वो अपने सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस करेगा या फिर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा। तो आपको उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को फाइंड आउट करना है, ठीक। तो लेट सपोज हमने एक वायर ले लिया जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो हमने यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है, ठीक है। तो इसका जो लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल, ठीक है। तो हमने यहाँ पर कंसिडर किया है कि इसका जो चार्ज डेंसिटी है लैम्डा इज इक्वल टू क्यू बाई एल है। नाउ इसमें जो सरफेस जो निकलती है, लाइंस जो निकलती है, वो स्पेरिकल फॉर्म में आउटवर्ड जाती है, स्पेरिकल फॉर्म में आउटवर्ड। अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड जाएगी, नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड जाएगी, ठीक है। तो देखा जाए तो यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है, यहाँ से प्रोड्यूस होती है, तो ये स्पेरिकल फॉर्म में होती है। यहाँ पर ये अगर देखा जाए तो स्पेरिकल फॉर्म में होती है। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा कि गोस लॉ से हम इसको प्रूव करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गोस लॉ से निकालेंगे। गोस लॉ के अंदर एक क्लोज्ड सरफेस होती है जिसको हम गॉसियन सरफेस भी कहते हैं, तो हमें यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसीडर करने की जरूरत पड़ती है। अब कौन सी गॉसियन सरफेस कंसीडर करें और क्यों करें उसके ऊपर थोड़ा सा रीजन बता देते हैं। हम गॉसियन सरफेस ऐसी कंसीडर करते हैं ताकि ई और डी एस का एंगल बहुत आसानी से निकाला जा सके, ई और डी एस के बीच का जो एंगल है, ठीक है। क्योंकि ये दोनों क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट होते हैं, और डॉट प्रोडक्ट जब भी हटाते हैं तो ई डी एस कोस थीटा आता है, और थीटा जो होता है वो ई और डी एस के बीच का एंगल होता है। अब सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमने ऐसी कंसिडर कर ली कि उनका एंगल या तो 0 डिग्री आए, या क्या आए, 0 डिग्री आए, या फिर 90 डिग्री आए। तो ऐसी सरफेस हम कंसिडर करना चाहते हैं, ठीक है, जिसके अंदर एंगल आसानी से निकाला जा सके। तो इसलिए हम गॉसियन सरफेस को कंसिडर करने की जरूरत पड़ती है। इसलिए हमें क्या पढ़ना पड़ता है, ये जो लाइंस होती है ये किस फॉर्म में निकल रही है। तो यहाँ पर हम जो सरफेस कंसिडर करेंगे वो सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसिडर करेंगे। सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस क्यों कंसिडर करेंगे, ठीक है, अभी पता चल जाएगा। तो इससे जो लाइंस होगी वो आउट और बाहर की तरफ जाएगी, इधर उधर जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, यहाँ से यहाँ जाएगी, ठीक है। तो हमेशा आउटवर्ड बाहर की तरफ ही जाएगी, आउटवर्ड बाहर की तरफ ही जाएगी। देखो मैं फ्रंट वाली लाइनें नहीं बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखा जाए तो इसके ऊपर 3 सरफेसेस है, एक तो कर्व सरफेस है सिलेंडर की, 2 प्लेन सरफेस है, एक ये वाली सरफेस और दूसरी ये वाली सरफेस, ठीक। तो प्लेन सरफेस है और सिलेंड्रिकल सरफेस है। तो हम यहाँ पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे। लेट सपोज हमने यहाँ पर आर रेडियस का और ए लेंथ का एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया हुआ है। अब सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर क्यों किया है, एंगल की वजह से, थीटा इसका आसानी से निकाला जा सके। अब ये जो गॉसियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस है, अपने अंदर इतना इतना चार्ज ऑक्यूपाइड करके रखा हुआ है, सिलेंडर ने अंदर से इतना क्लोज करके रखा हुआ है, ठीक है। गॉस लॉ में हम यही देखते हैं कि अगर कोई क्लोज सरफेस अपने अंदर चार्ज ऑक्यूपाइड करके रखती है तो वहां से जो फ्लक्स होता है वो क्या होता है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इजिकल टू क्या होता है,
क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो क्यू क्या होता है यहाँ पर, क्यू नेट होता है। तो फ्रॉम गोस लॉ, अगर यहाँ पर एक क्लोज सरफेस हमने कंसिडर कर ली है सिलेंड्रिकल, तो हम बोलेंगे क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू कौन सा होगा, जो इस सरफेस ने, गॉसियन सरफेस ने इनक्लोज करके रखा है अंदर वायर्स के। अब हमें क्या करना है कि ये सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, ठीक है। इसको हम ओपन सरफेस इंटीग्रल भी कर सकते हैं, इसको पार्ट पार्ट में भी तोड़ सकते हैं। हर सरफेस का अलग ईडीएस करेंगे, ठीक है। हर सरफेस का इंटीग्रेशन, ईडीएस का इंटीग्रेशन हर सरफेस के साथ अलग भी इंटीग्रेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखो दो प्लेन सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है, एक ये सरफेस है। इस सरफेस को मैं ए नाम दे रहा हूँ, ठीक है। इस सरफेस को बी नाम दे देते हैं और इस कर्व सरफेस को हम सी नाम दे देते हैं, ठीक है। और हर सरफेस हम क्या करते हैं, छोटे छोटे एलिमेंट, क्योंकि अगर इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो डीएस डीएस एक छोटा सा एलिमेंट होता है सरफेस का, टोटल सरफेस का एक एलिमेंट होता है। तो हम अलग अलग सरफेस कंसिडर करते हैं, हर सरफेस पे एक डीएस का छोटा छोटा एलिमेंट ले लेते हैं। तो ए सरफेस में मैंने एक छोटा सा एलिमेंट लिया डीएस का, ठीक है। तो यहाँ से डीएस का डायरेक्शन कुछ इस तरह से होगा और ई का डायरेक्शन नीचे की तरफ होगा, ठीक है। तो आउट और बाहर की तरफ आता है ई का डायरेक्शन, तो ई का डायरेक्शन इधर होगा। दोनों के बीच में एंगल कितना होगा, 90 डिग्री। तो इन दोनों के बीच में एंगल जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री होगा। सिमिलरली हम यहाँ पर बी सरफेस कंसिडर करते हैं, बी सरफेस पे एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर करते हैं डीएस का, और यहाँ से इलेक्ट्रिक जो सरफेस का डायरेक्शन होता है आउटवर्ड बाहर की तरफ जाता है और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन नीचे की तरफ आएगी, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन कुछ इस तरह से आएगी। इन दोनों के बीच में ई और डीएस के बीच में यहाँ पर भी एंगल कितना है, 90 डिग्री है, ठीक है। अब थर्ड सरफेस जो कर्व सरफेस होती है, तो कर्व सरफेस में हमने एक छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया है डीएस का। तो डीएस का डायरेक्शन ऊपर की तरफ होगा और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का डायरेक्शन भी उधर ही होगा, यहाँ से ऊपर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी, ठीक है। तो उसकी डायरेक्शन भी उधर ही होगी। नाउ इन दोनों के बीच में जो ई और डीएस के बीच में जो एंगल होगा थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। नाउ हमने क्या किया है, तीन पार्ट में ब्रेक कर दिया है। तो इंटीग्रेशन को भी तीन पार्ट में ब्रेक कर देंगे, क्योंकि हम तीन अलग अलग सरफेस के साथ इंटीग्रेशन कर रहे हैं ईडीएस का। हम इसको तीन पार्ट में अलग अलग ब्रेक कर देते हैं। तो सरफेस ए के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करते हैं, तो ई डॉट डीएस प्लस सरफेस बी के साथ इंटीग्रेट करते हैं, ईडीएस का सरफेस बी के साथ इंटीग्रेट करते हैं, प्लस सरफेस सी से इंटीग्रेट करते हैं, ईडीएस का इंटीग्रेशन विद द सरफेस सी, ठीक है। तो सी सरफेस से हम इंटीग्रेशन करते हैं, इजिकल टू क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट है। अब देखो यहाँ पर क्लोज सरफेस नहीं बची, अब सभी सरफेस को हमने ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर बीच में सेंटर में ऐसे सर्कल नहीं लगाएंगे, ये जो सर्कल होंगे ये नहीं लगेंगे, ठीक है। यहाँ पर कोई सर्कल ऐसा नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि ओपन सरफेस है। ओपन सरफेस में कभी भी हम सर्कल नहीं लगाते हैं, सिर्फ क्लोज्ड सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं, तभी ये सर्कल हम यहाँ पर इंटीग्रेशन में लगाते हैं। ना अब हम क्या करेंगे, डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे सभी का। तो डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो थीटा लगाएंगे, कोस थीटा लगाएंगे। अब कोस थीटा क्या होगा, ए सरफेस पे देखो तो डीएस का डायरेक्शन इधर है, ई का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये हो जाएगा ईडीएस कोस 90 डिग्री, ठीक है। डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे हम तो कोस थीटा आएगा, तो कोस क्या हो जाएगा, 90 डिग्री प्लस। अब यहाँ पर देखो बी सरफेस में, बी सरफेस में डीएस का डायरेक्शन इधर है, ई का डायरेक्शन इधर है, दोनों के बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री। तो ये भी क्या हो जाएगा, ईडीएस इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कोस 90 डिग्री प्लस। देखो सी सरफेस पे, देखो सी सरफेस पे डीएस का डायरेक्शन इधर है और ई का डायरेक्शन भी इधर ही है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 0 डिग्री है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कोस 0 डिग्री इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब कोस 90 क्या होता है, 0, तो ये पूरा टर्म्स हो जाएगा 0। यहाँ पर भी कोस 90 क्या हो जाएगा, 0, तो ये पूरा टर्म्स क्या हो जाएगा, 0। कोस थीटा यहाँ पर क्या होता है, 1, ठीक है। तो ये 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई डी एस। ई यहाँ पर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, क्योंकि पूरी सरफेस पे, कर्व सरफेस पे हमेशा ई क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो ई क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा। ये दोनों टर्म्स हटा देंगे, शुरू की जो दोनों टर्म्स है ये क्या हटा देंगे, ठीक है। तो ई ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ डीएस हो जाएगा इजिकल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ई को हमने बाहर कर दिया है। सिर्फ हम कौन सा कर रहे हैं, सी सरफेस को ही कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि सी सरफेस से ही हमें क्या मिल रहा है, फ्लक्स मिल रहा है। बाकी दोनों से क्या हो रहा है, फ्लक्स 0 हो रहा है, ठीक है। तो ये पूरी टर्म्स हम यहाँ से हटा देंगे। अब सरफेस इंटीग्रेशन, कर्व सरफेस का इंटीग्रेशन डीएस, मतलब इस छोटे छोटे एलिमेंट्स को हम यहाँ पर अरेंज करेंगे और पूरी कर्व सरफेस पे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। तो क्या बनाएगा, ये पूरा सिलेंडर का कर्व सरफेस बनाएगा। मतलब ये जो एरिया होगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीएस होगा, ये किसका एरिया होगा, कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर। और कर्व सरफेस ऑफ द सिलेंडर क्या होता है, 2 पाई आर एल होता है। तो ई इंटू हो जाएगा 2 पाई आर एल
इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा। ठीक है, हम क्या करते हैं 2 पाई आर एल को इधर लाते हैं तो ये हो जाएगा डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा पहले रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो ई डॉट 2 पाई आर एल इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। 2 पाई आर एल इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा डिनोमिनेटर में जाएगा, और डिनोमिनेटर में जाएगा तो हम इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख लेते हैं। तो 1/2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन एल, क्यू के अपॉन में एल रख देते हैं, क्यों? क्योंकि क्यू बाई एल क्या होता है? क्यू बाई एल होता है लेमड़ा, जो कि क्या होता है? लीनियर चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो क्यू बाई एल की जगह हम क्या पुट कर देंगे? लेमड़ा पुट कर देंगे, और थोड़ा सा रीअरेंज करके इसको भी लिख देंगे, लेमड़ा के अपॉन में आर रख देंगे। तो ये हो जाएगा 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट था, आर को मैंने क्यू के लेमड़ा के नीचे रख दिया है। ठीक है, इसलिए क्या हो जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लेमड़ा बाई आर हो जाएगा, वेयर लेमड़ा इज द लीनियर चार्ज डेंसिटी। यहाँ पर लेमड़ा क्या है? लीनियर चार्ज डेंसिटी है। ठीक है, आई होप आपको लीनियर चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना आया होगा। नाउ थर्ड एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइट लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। तो यहाँ पर इनफाइनाइट एक प्लेन है, एक सीट है जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, तो उसके आसपास हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो लेट सपोज आपके पास एक सीट है जो इनफाइनाइट लॉन्ग है। ठीक है, ये उसका एक छोटा सा पार्ट लिया है, क्योंकि स्क्रीन पे मैं पूरा इनफाइनाइट प्लेन शो नहीं कर सकता हूँ यहाँ पर, तो उसका एक छोटा सा पार्ट ले लिया हमने। ठीक है, तो सपोज करो कि ये इनफाइनाइट प्लेन है, तो इसके ऊपर हमने पॉजिटिव चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। अब पॉजिटिव चार्ज अगर प्लेन के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ था, तो इस प्लेन की दो सरफेस होती है, एक तो फ्रंट की एक सरफेस होती है और एक बैक सरफेस होती है। तो फ्रंट की सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलती है, यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलती है, वो सरफेस से नॉर्मली निकलती है, मतलब सरफेस से एंगल 90 डिग्री बनाती है। बैक साइड भी जो रहती है वो लाइंस आउटवर्ड बाहर की तरफ निकलती है, तो वो पीछे की तरफ जाएगी लाइंस। ठीक है, वहां से यूनिफॉर्मली होती है और पैरेलल भी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस यहाँ से जो निकलती है। लेट सपोज इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है, तो इसके ऊपर अगर चार्ज क्यू है और इसका एरिया ए है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी लेट सपोज ये क्यू है और ये एरिया ए है, तो इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी इजिकल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए हो जाएगा। अब हमें क्या करना रहता है, अगर गॉस लॉ से हमें सोल्व करना रहता है, तो गॉस लॉ से एक गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी रहती है। तो आप किसी भी शेप की यहाँ पर गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो, आप क्यूबिकल फॉर्म में कर सकते हो। मैं यहाँ पर सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करता हूँ। तो लेट सपोज मैंने आर रेडियस का और एल लेंथ का एक सिलेंडर कंसीडर किया है, जिसको इस सीट के बीच में रखा हुआ है। ठीक है, इस सीट के दोनों तरफ सिलेंडर रखा हुआ है, दोनों तरफ सिलेंडर है। ठीक, तो आर रेडियस का और एल लेंथ का हमने यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है। तो यहाँ पर देखो एक छोटा सा जो पार्ट है, यहाँ पर ये पॉजिटिव चार्ज जो सीट का जो पोर्शन इस सिलेंडर के अंदर रखा हुआ है, वो चार्ज जो रहता है वो सिलेंडर के अंदर ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है, मतलब वो सिलेंडर के अंदर पार्ट आ चुका है। इसका मतलब ये है कि इस क्लोज सरफेस से कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर निकलेगी, मतलब यहाँ पर फ्लक्स होगा। यहाँ पर गॉस लॉ हम अप्लाई कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस इज इक्वल टू होता है क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो क्यू होता है वो क्यू नेट होता है, और क्यू नेट कौन सा होता है? जो इस गॉसियन सरफेस ने इस प्लेन शीट का जो चार्जेस अपने अंदर ऑक्यूपाई करके रखा हुआ है उसका चार्ज है। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, तो हम क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन करें, पूरी सरफेस का एक साथ इंटीग्रेशन करें, या इसको अलग अलग पार्ट में तोड़ दें, दोनों एक ही बात है। तो मैं यहाँ पर 3 पार्ट में तोड़ देता हूँ। 3 पार्ट में क्यों? क्योंकि यहाँ पर 3 प्लेन है, 3 सरफेस है, 2 तो प्लेन सरफेस है, एक ये फॉरवर्ड वाली, एक ये बैक सरफेस है सिलेंडर की, और एक ये कर्व सरफेस है। ठीक है, इसको एबीसी नाम दे देते हैं। ठीक है, तो ये पीछे वाली जो सरफेस है, लेट सपोज वहां पर ए सरफेस है, ए सरफेस में मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूँ। उस एलिमेंट का डायरेक्शन डीएस बाहर की तरफ होगा, और इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ से आउटवर्ड बाहर की तरफ जाती है, तो इसका डायरेक्शन भी उधर ही होगा। ठीक है, मैं एंगल बाद में देख लेता हूँ। नाउ बी सरफेस से देखते हैं। बी सरफेस में एक एलिमेंट कंसीडर करता हूँ, डीएस का छोटा सा डीएस का एलिमेंट, इसका डायरेक्शन आउटवर्ड बाहर की तरफ होता है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी इस सरफेस से बाहर की तरफ जाएगी, तो इसी डायरेक्शन में जाएगी। नाउ थर्ड सरफेस है कर्व सरफेस, जो कि सरफेस सी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी मैं इस कर्व सरफेस भी एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करता हूँ। यहाँ से इस सरफेस से डायरेक्शन ऊपर की तरफ जाएगी नॉर्मली, और यहाँ से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाती है वो बैकवर्ड कुछ इस तरह से जाती है, तो इससे 90 डिग्री पे रहेगी। ठीक है,
तो हमें सरफेस का डायरेक्शन भी आ गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन भी आ गया, हमने सरफेस को ब्रेक भी कर लिया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इंट्रीगेशन को भी ब्रेक कर लेते हैं, क्योंकि हमने क्या कर रहा है, तीन सरफेस में अलग अलग इंट्रीगेट कर रहे हैं ईडीएस को। यहाँ पर एक सरफेस ईडीएस, दूसरी सरफेस ईडीएस और तीसरी सरफेस का ईडीएस, तीनों सरफेस का अलग अलग इंटीग्रेशन कर रहे हैं और इनको समेशन कर लेते हैं। ठीक है, तो ए सरफेस के साथ इंटीग्रेशन करते हैं ईडीएस का, तो ये हो जाएगा ईडीएस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस फ्रॉम सरफेस ए, प्लस बी सरफेस के साथ ईडीएस का इंटीग्रेशन करते हैं, प्लस सी सरफेस के साथ सरफेस का इंटीग्रेशन करते हैं ईडीएस का, इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान देना है, अब हमने जब सरफेसेस अलग अलग कर ली हैं तो ये क्लोज सरफेस नहीं बची है, इसलिए यहाँ पर ये सर्कल नहीं लगाने हैं। ठीक है, इंटीग्रेशन में सर्कल नहीं लगाने हैं। नाउ हमें क्या करना है, डॉट प्रोडक्ट हटाना है। यहाँ पर अगले स्टेप में हम डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं, तो हम क्या लगाते हैं, कोस थीटा लगाते हैं, तो थीटा के साथ हम उसका एंगल भी लगा देंगे। तो ए सरफेस में देखो, ए सरफेस में डीएस का डायरेक्शन भी इधर ही है, ई का डायरेक्शन भी इधर ही है, मतलब थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर हम डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे तो कोस 0 डिग्री आ जाएगा। बी सरफेस में देखो, बी सरफेस में क्या हो रहा है, बी सरफेस में डीएस का डायरेक्शन इधर है और ई का डायरेक्शन भी इधर ही है, मतलब दोनों का डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, इसका मतलब थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर बी में भी क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस कोस 0 डिग्री। अब सी सरफेस में देखिए, सी सरफेस में डीएस का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है और ई का डायरेक्शन इधर है। ठीक है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। तो दोनों के बीच का एंगल अगर 90 डिग्री है तो ये सी सरफेस का जो इंटीग्रेशन होगा ईडीएस का, वो क्या हो जाएगा, ईडीएस कोस 90 डिग्री इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वैसे ही रखा हुआ है। अब कोस 0 डिग्री, कोस 0 1 होता है, यहाँ पर कोस 0 क्या होता है, 1 होता है, और कोस 90 क्या होता है, 0 होता है। तो ये पूरी टर्म्स क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक, तो ये बन जाएगा यहाँ पर ईडीएस, अब हमें सरफेस से कोई मतलब नहीं है, प्लस ये हो जाएगा ईडीएस। ठीक है, तो इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस प्लस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ईडीएस हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस हो जाएगा। और ई यहाँ पर कांस्टेंट है, देखो इस सरफेस पे देखा जाए तो ई हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, पूरी सरफेस पे, तो कांस्टेंट टर्म बाहर आ जाती है, 2e इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा ds। ठीक है, तो मैं इसको डायरेक्ट लिख दूंगा, किसको डायरेक्ट लिखेंगे, इन दोनों को मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूंगा, 2e ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ds। तो ये हो जाएगा 2e इंटीग्रेशन ऑफ ds इजिकल टू हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, हमने क्या किया है, इन दोनों को 1 1 कर दिया है, इन दोनों को प्लस करके 2 टाइम्स कर दिया, और यहाँ से e को भी क्या कर दिया, हमने बाहर निकाल दिया है इंटीग्रेशन से। तो 2e इंटीग्रेशन ऑफ ds इजिकल टू क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ ds, ये किसका इंटीग्रेशन ऑफ ds है, पहले ये देखते हैं। तो ये प्लेन ए और बी का था, तो प्लेन ए और बी क्या सिलेंडर का प्लेन सरफेस है, और सिलेंडर का प्लेन सरफेस क्या होता है, सर्कुलर फॉर्म में होता है, और सर्कल अगर r रेडियस का होता है तो उसका एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ ds का मतलब क्या है कि उसके प्लेन का एरिया, ठीक है, सरफेस का एरिया। तो सरफेस का एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर, तो 2e इंटू ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब पाई आर स्क्वायर मतलब अगर हमने इसको कंसिडर कर लिया, मान लो एरिया ए है, ठीक है, तो इसको सिंबॉलिक फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, 2e इंटू ए इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट भी लिखा जा सकता है। ठीक है, दो तरीके से लिखा जा सकता है, या तो आप पाई आर स्क्वायर के फॉर्म में लिख लो या फिर ए के फॉर्म में लिख लो। तो लेट सपोज अगर इसका एरिया, प्लेन सरफेस का एरिया ए है, तो ये हो जाएगा 2e इंटू ए इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब सारी टर्म्स उधर ले जाते हैं ई को छोड़कर, तो ई को इधर ही रखते हैं, बाकी टर्म्स उधर ले जाते हैं, तो क्यू अपॉन ये हो जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट। अब यहाँ पर Q और A का रेशो देखो, Q और A, Q अपॉन A क्या होता है, Q अपॉन A होता है सरफेस चार्ज डेंसिटी, जो कि सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो Q अपॉन A की जगह हम सिग्मा रख देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, E इजिकल टू सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, E इजिकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज वन साइड ऑफ द सरफेस। ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो किसी एक सरफेस से होगी, एक तरफ की सरफेस होगी, वन साइड से होगी। ठीक है, लेट्स सपोज इस पॉइंट पे आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी इस प्लेन की वजह से, वो हो जाएगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये डिस्टेंस के ऊपर कोई डिपेंड नहीं कर रहा है, कितनी डिस्टेंस पे ये पॉइंट लिया है, आप चाहो तो ये डिस्टेंस यहाँ पे भी ले सकते हो, इस पॉइंट पे भी दे सकते हो, तो भी उतना ही आएगा। ठीक है, इस पॉइंट पे लोगे, इस सरफेस से इतना दूर लोगे तो भी आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। लेकिन ये सिर्फ वन साइडेड के लिए है, अगर टू साइडेड के लिए, अगर इतनी डिस्टेंस हमने इधर ली और इतनी डिस्टेंस हमने इधर ली, ठीक है,
और दोनों के लिए अगर एक साथ देखना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो हम क्या करेंगे, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो दोनों साइड के लिए क्या आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा। तो ई बाय बोथ सरफेस, अगर दोनों सरफेस से एक साथ देखना है तो सिग्मा ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा। नाउ फोर्थ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल इनफाइनाइट लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। अब ये क्या है, ये जो एप्लीकेशन है ये थर्ड एप्लीकेशन का भी एप्लीकेशन है। क्यों, क्योंकि इसके अंदर दो पैरेलल प्लेट्स है जिसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। ठीक है, उन पैरेलल प्लेट्स के रीजन्स में हमें या उनके आसपास जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम एप्लीकेशन 3 का ही यूज करेंगे इसके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू टू पैरेलल, दो पैरेलल प्लेन है, तो पैरेलल प्लेन कुछ इस तरह से होते हैं। ठीक है, कुछ दो पैरेलल प्लेन है। ठीक है, दो पैरेलल प्लेन है, इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनफाइनाइट प्लेन है। ठीक है, वो थिन प्लेन सीट है जिनको यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, तो ये भी चार्ज रहेगा। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि दोनों पॉजिटिव चार्ज रहे, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, एक में चार्ज ज्यादा हो सकता है, मान लो ये Q1 चार्ज है, Q2 चार्ज है, तो चार्ज ज्यादा भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है, ये कम भी हो सकता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि इसमें अलग अलग केसेस बनेंगे। ठीक है, तो अलग अलग चार्जेस रखेंगे, चार्जेस का अमाउंट अलग अलग रखेंगे, तो अलग अलग केसेस बनेंगे। ठीक, तो हम अलग अलग केसेस के लिए स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट केस है, केस फर्स्ट, सिग्मा 1 ग्रेटर देन सिग्मा 2। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अगर दो प्लेन है, यहाँ पर अगर दो प्लेन है तो दोनों प्लेन में इसका सिग्मा 1 और इसमें क्या है, सरफेस डेंसिटी सिग्मा 2 है। ठीक है, तो इसमें सरफेस डेंसिटी सिग्मा 1, इसमें सिग्मा 2 है, और सिग्मा 1 ज्यादा है सिग्मा 2 से। इसका मतलब इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो ज्यादा है, मतलब इसके अंदर जो चार्ज रखा हुआ है वो ज्यादा है। ठीक है, पर यूनिट एरिया पे चार्ज बहुत ज्यादा है, मतलब इसके अंदर बहुत पास पास चार्ज रखा हुआ होगा, और इसके अंदर चार्ज थोड़ा कम है। ठीक है, इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कम है, इसका मतलब चार्ज क्या है, इसमें पर यूनिट एरिया कम है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा दूर दूर चार्ज रखा हुआ होगा। ठीक है, तो आप देख कर भी बता सकते हो किसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा है। मान लो एक प्लेन है जिसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड बाहर की तरफ जाती है सरफेस के, तो फ्रंट सरफेस से इधर जाएगी और बैक सरफेस से पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाएगी। ठीक है, और ये डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, हर कहीं पर भी ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होती है। ठीक है, वन साइड के लिए बारे में बात कर रहे हैं हम। ठीक है, यहाँ पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगी। ये डिस्टेंस के ऊपर कोई डिपेंड नहीं करती है, कॉन्स्टेंट होती है जितनी भी दूर जाओ इस पे। अब मान लीजिए हमारे पास दूसरी सीट है जिसके ऊपर सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 2 है, तो दोनों के सरफेस चार्ज डेंसिटी अलग अलग। देखो इसमें सिग्मा 1 ज्यादा था सिग्मा 2 से, तो इसमें देखो चार्ज बहुत डेंस रखे हुए हैं, बहुत पास पास में रखे हुए हैं, इसमें जो चार्जेस है वो बहुत दूर दूर रखे हुए हैं, मतलब इसकी डेंसिटी क्या है, चार्ज कम है। ठीक है, तो डेंसिटी का मतलब क्या होता है, क्लोजनेस, कि कितने पास पास वो रखे हुए हैं। इसमें भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देख लेते हैं। लेट सपोज इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है वो E2 है, तो ये पीछे से पीछे की तरफ जाएगी, आगे से फॉरवर्ड की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जाएगी। ठीक है, इसके लिए भी अगर देखे जाए तो हर पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो कांस्टेंट होगी। कितनी होगी यहाँ पर, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्योंकि इसकी सरफेस सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा है, सिग्मा 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो हर पॉइंट पे सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा, इधर भी क्या होगा, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होगा। ठीक है, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर अलग अलग पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताना है। तो यहाँ पर तीन रीजन बन रहे हैं, एक तो प्लेन, दोनों प्लेन्स के लेफ्ट में, ठीक, या फिर दोनों प्लेन्स के बीच में, या दोनों प्लेन्स के राइट में। तो तीन रीजन यहाँ पर बन रहे हैं, हमें क्या करना है, तीनों रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर हम तीन रीजन डिवाइड कर देंगे। फर्स्ट है रीजन 1, सेकेंड है रीजन 2, और थर्ड है रीजन 3। ठीक है, तो तीनों रीजन को हमने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। अब हम रीजन 1 की बात करते हैं। तो रीजन 1, अब रीजन 1 में देखते हैं कि E1 इस प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, और E2 इस प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी इधर ही है, और दोनों की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एक ही तरफ है, मतलब इन दोनों का एल्जेब्रिक सम हो जाएगा, तो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, दोनों का डायरेक्ट सम हो जाएगा। तो E इजिकल टू हो जाएगा E1 प्लस E2, क्यों, क्योंकि दोनों के डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं दोनों, इसलिए ये दोनों एल्जेब्रिक सम हो जाएंगे, डायरेक्ट प्लस हो जाएंगे। तो E इजिकल टू E1 प्लस E2 होगा। E1 हमें पता है क्या है, E1 सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, तो E1 की जगह इसका वैल्यू रख देंगे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 का भी वैल्यू रख देंगे सिग्मा 2 अपॉन
टू एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। दोनों के डिनोमिनेटर में क्या है, टू एप्सिलॉन नॉट, टू एप्सिलॉन नॉट, तो टू एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पर टू एप्सिलॉन नॉट हम एलसीएम ले लेते हैं, तो सिग्मा वन क्या, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू हो जाएगा। न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी रीजन वन के अंदर, ठीक है। ये भी डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड नहीं कर रही है, किसी भी पॉइंट पे देख सकते हो आप, इस पॉइंट पे देख सकते हो, इस पॉइंट पे देख सकते हो, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, ठीक है। किसी भी पॉइंट के ऊपर देखोगे आप तो सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट होगी। अब इसके डायरेक्शन की भी बात कर लेते हैं, डायरेक्शन क्या होगा। E1 का डायरेक्शन इधर था, E2 का डायरेक्शन इधर है, तो इनके रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर ही होगा, ठीक है। यहाँ पर मैंने डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ पर शो किया हुआ है कि इसका डायरेक्शन क्या होगा, इधर होगा, ओके। अब रीजन टू की बात करते हैं, रीजन टू में क्या हो रहा है, ठीक है। तो रीजन टू में देखते हैं कि E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फर्स्ट प्लेट की वजह से इधर है E1, और सेकंड प्लेट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, E2 इधर है, और दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं, एक इधर चल रहा है और एक इधर चल रहा है, दोनों के अपोजिट डायरेक्शन है। तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, डायरेक्ट इसका सब्ट्रैक्ट हो जाता है, ठीक है। तो एलजेब्रिक सब में क्या हो जाता है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो इसका रिजल्टेंट होगा E इजिकल टू E1 माइनस E2, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में चल रहे हैं इसलिए क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। E1 का वैल्यू रख देते हैं सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 का वैल्यू रख देते हैं सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो E1 और E2 का जैसे वैल्यू हमने रखा, उसके बाद हम यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं टू एप्सिलॉन नॉट। तो टू एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ पर एलसीएम लेते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा न्यूमरेटर में, सिग्मा वन माइनस सिग्मा टू। तो ये क्या होगा, आपका रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, किसके अंदर होगा, रीजन टू के अंदर। तो रीजन टू के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा रिजल्टेंट। अब मैग्नीट्यूड आ गया, इसका डायरेक्शन देख लेते हैं, डायरेक्शन किधर होगा। तो E1 का डायरेक्शन इधर था, चूंकि सिग्मा वन ज्यादा है तो E1 भी क्या होगा, ज्यादा होगा, ठीक। और E2 का डायरेक्शन इधर था, और सिग्मा टू छोटा था इसलिए E2 भी क्या होगा, छोटा होगा, ठीक है। और बड़े में से छोटे को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट क्या आएगा, E1 के डायरेक्शन में आएगा। जो बड़ा होता है रिजल्टेंट भी उसी की डायरेक्शन में आता है, तो E1 की डायरेक्शन में ही आपका क्या आएगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन आएगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी इसको इधर इसी डायरेक्शन में शो किया हुआ है, ठीक है। अब थर्ड रीजन की बात करते हैं। थर्ड रीजन में क्या है, E1 का डायरेक्शन इधर है और E2 का डायरेक्शन इधर है, सॉरी थर्ड रीजन में देखते हैं। थर्ड रीजन में देखते हैं तो E1 का डायरेक्शन इस सरफेस की वजह से इधर है, और E2 का डायरेक्शन इस सरफेस की वजह से भी इधर ही है। दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, E1 और E2 दोनों दोनों सरफेस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो इनका क्या होगा, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। एल्जेब्रिक सम हो जाएगा मतलब क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट E इजिकल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा। E1 का वैल्यू रखते हैं, क्या होता है, सिग्मा वन अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 का वैल्यू रखते हैं सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लेते हैं टू एप्सिलॉन नॉट, तो क्या आ जाएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो ये तो इसका मैग्नीट्यूड आ गया रिजल्टेंट का, किसी भी पॉइंट पर आप चाहो तो कोई सा भी पॉइंट कंसिडर करो, हमेशा मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सिग्मा वन प्लस सिग्मा टू अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट ही आएगा। डायरेक्शन की बात करते हैं तो E1 का डायरेक्शन भी इधर ही है और E2 का डायरेक्शन भी इधर ही है। E1 का डायरेक्शन और E2 का डायरेक्शन, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है, तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी इधर ही आएगा, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन भी इधर ही आएगा। नाउ ये तो केस फर्स्ट था जिसमें फर्स्ट प्लेट का सरफेस चार्ज डेंसिटी ज्यादा था दूसरी प्लेट से। अब केस टू, केस टू में हम करते हैं, क्या करते हैं, दो प्लेट्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस रखते हैं। तो फर्स्ट प्लेट पे जो सरफेस चार्ज डेंसिटी रहेगा वो प्लस सिग्मा वन रहेगा, और दूसरी प्लेट पे जो चार्जेस रहेगा वो माइनस सिग्मा टू रहेगा। माइनस का मतलब ये है कि उसके ऊपर जो चार्जेस है वो माइनस है, ठीक है। एंड आल्सो सिग्मा वन ग्रेटर देन सिग्मा टू, जो पॉजिटिव चार्ज का डेंसिटी है वो ज्यादा रहेगा नेगेटिव चार्ज से, मतलब कि जो फर्स्ट प्लेट पे जो चार्ज रहेगा वो ज्यादा रहेगा सेकेंड प्लेट से। तो यहाँ पर दो प्लेट्स है, फर्स्ट प्लेट पे सिग्मा वन चार्जेस रखा हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, और फर्स्ट प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है। नाउ अगर पॉजिटिव चार्ज है तो आउटवर्ड तो सरफेस जाएगा, तो फ्रंट सरफेस से बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, बैक सरफेस से पीछे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की लाइन जाएगी, ठीक है। तो इसको हमने ड्रॉ कर दिया है। नाउ सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस पे माइनस सिग्मा टू इसका क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। इसका मतलब इस सरफेस पे क्या है, माइनस चार्ज है, और माइनस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इनवर्ड द सरफेस आएगी, सरफेस की तरफ आएगी, ठीक है। तो इधर से इधर आएगी, बैक सरफेस में बैक सरफेस की तरफ आएगी, और फ्रंट सरफेस पर फ्रंट सरफेस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आएगी।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरह से आएगी E2, ठीक है। तो फर्स्ट प्लेन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 है, सेकंड प्लेन की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, E2 है। तो यहाँ पर भी तीन रीजन बनेंगे, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3, ठीक है। उन तीनों रीजन में हमें क्या देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखना है, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3। तो तीनों में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी देखते हैं। तो रीजन 1 में बात करते हैं, फर्स्ट प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है और सेकंड प्लेन की वजह से, इस प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है। मतलब दोनों के डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है। मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा इसमें वो क्या आएगा, E1 माइनस E2 आएगा। अब E1 माइनस E2 क्यों किया हमने, क्योंकि सिग्मा 1 बड़ा है, इसलिए क्या होगा, E1 भी बड़ा होगा। तो E1 में से माइनस करेंगे E2 को। अब हमने एक बार अगर साइन कंसीडर कर लिया है ना, तो बार बार साइन कंसीडर नहीं करेंगे। अब सिग्मा 1 सिग्मा 2 बिना साइन के साथ लेंगे हम, क्योंकि हमने साइन ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है, उसका डायरेक्शन ऑलरेडी कंसीडर कर लिया है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज के लिए। तो यहाँ पर सिग्मा 1 का वैल्यू रख देंगे, सॉरी यहाँ पर E1 का वैल्यू रख देंगे। E1 का वैल्यू क्या होता है, सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, फर्स्ट प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किसी भी पॉइंट पर, माइनस E2 का वैल्यू रख देंगे, क्या होता है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू द सेकेंड सरफेस किसी भी पॉइंट पर, ठीक है, क्या होता है, सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों में एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या आएगा, 2 एप्सिलॉन नॉट आएगा, ठीक है। जैसे एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या बचेगा न्यूमरेटर में, सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2। तो ये रिजल्टेंट आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा किस रीजन में, रीजन फर्स्ट के अंदर, ठीक है, रीजन फर्स्ट के अंदर ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। अब डायरेक्शन देख लेते हैं, E1 का डायरेक्शन इधर है, E1 का डायरेक्शन इधर है और E2 का डायरेक्शन इधर है, ठीक है। दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। हम देख लेते हैं छोटा बड़ा कौन है, छोटा कौन है। तो अगर सिग्मा 1 ज्यादा है सिग्मा 2 से, अगर सिग्मा 1 ज्यादा है तो E1 बड़ा होगा E2 से, E1 बड़ा होगा E2 से। तो E1 का डायरेक्शन बड़ा होगा और E2 का डायरेक्शन क्या होगा, छोटा होगा। तो नेट जो चलेगा वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी E1 की डायरेक्शन में चलेगा, ठीक है। तो देखा जाए तो ये क्या होगा, E1 के डायरेक्शन, E1 के डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो इसका डायरेक्शन भी क्या होगा, इधर ही होगा। ओके, सेकेंड रीजन की बात करते हैं, रीजन सेकेंड की बात करते हैं। E1 का डायरेक्शन इधर है और E2 का डायरेक्शन भी इधर ही है, दोनों का डायरेक्शन सेम सेम चल रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। तो E इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2। E1 का वैल्यू रख देंगे सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का वैल्यू रख देंगे सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लेंगे 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचेगा, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2। ये रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा सेकेंड रीजन में किसी भी पॉइंट पर। अगर आप देखो तो ये जो इंटेंसिटी होती है ये किसी भी पॉइंट पे एक ही इंटेंसिटी होती है, E इज इक्वल टू सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। डायरेक्शन देख लेते हैं भाई, दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है तो रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी उधर ही आएगा। नाउ रीजन 3 की बात करते हैं। तो E1 का डायरेक्शन इधर है और E2 का डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। बड़ा कौन है, E1, क्यों, क्योंकि सिग्मा 1 बड़ा है। तो इसमें क्या होगा, E1 माइनस क्या होगा, E2 होगा। तो E इज इक्वल टू जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा इस रीजन में वो होगा इनका एलजेब्रिक सम, E1 माइनस E2। अब E1 का वैल्यू रख देते हैं सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस E2 का वैल्यू रख देते हैं सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। एलसीएम ले लेते हैं 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचेगा सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2, जो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा रीजन 3 के अंदर। और ये किसी भी पॉइंट पर उतना ही होगा, कोई सा भी पॉइंट ले लो, कितनी भी डिस्टेंस पे ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमेशा क्या रहेगा, E इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, डायरेक्शन देख लेते हैं। E1 का डायरेक्शन इधर है, E2 का डायरेक्शन इधर है, E1 बड़ा है E2 छोटा है, तो नेट डायरेक्शन किधर आएगा, बड़े की तरफ आता है, तो बड़े का डायरेक्शन क्या है, इधर है, तो इसका नेट डायरेक्शन भी इधर ही आएगा। ओके, अब केस 3 पे चलते हैं, ये तो था केस 2, केस 3। केस 3 में हम क्या बोल रहे हैं कि दोनों प्लेन का सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है, सिग्मा, एक का सिग्मा प्लस सिग्मा है, दूसरे का क्या है, माइनस सिग्मा है। नाउ अब केस 3 पे आते हैं। केस 3 क्या बोल रहा है, केस 3 बोल रहा है प्लस सिग्मा एंड माइनस सिग्मा, दो प्लेन है, दो प्लेन को हमने चार्ज किया हुआ है, इनफाइनाइट लॉन्ग थिन प्लेन है। एक को पॉजिटिव सिग्मा से चार्ज किया हुआ है, एक को माइनस सिग्मा से चार्ज किया हुआ है। प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा का मतलब समझते हो कि एक प्लेन को हमने पॉजिटिव चार्ज से चार्ज किया हुआ है, दूसरे प्लेन को हम नेगेटिव चार्ज से चार्ज किया हुआ है, और दोनों का जो सरफेस चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा सिग्मा है। अगर प्लस माइनस को अगर नजरअंदाज किया जाए तो दोनों का सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा सिग्मा है, मतलब दोनों पे चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट है पर यूनिट एरिया पर, मतलब इनका जो चार्जेस है दोनों पर वो क्या है, सेम है, अगर एरिया सेम रखा हमने तो फर्स्ट प्लेन है जिसका सरफेस डेंसिटी आपका सिग्मा 1 है,
दूसरा, ठीक है, इससे आउटवर्ड बाहर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जाएगा। सेकेंड प्लेन है जिसका माइनस सरफेस चार्ज डेंसिटी है, ठीक है, माइनस चार्ज है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनवर्ट द सरफेस आएगा, सरफेस की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आएगा या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएगा, ठीक है, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको। नाउ इसके भी 3 रीजन है, रीजन 1, रीजन 2 एंड रीजन 3, ठीक है। रीजन 1 और रीजन 2 में मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 0 रखा है, ठीक है। देखते हैं ये कैसे आता है। तो हम रीजन 1 की बात करते हैं, ठीक है, और दोनों पे, इस पे भी सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है, इस पे भी सिग्मा है, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी हमने इस पे पॉजिटिव चार्ज रख दिया है, इस पे नेगेटिव चार्ज रख दिया है, इसलिए इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा, दोनों का सेम होगा, सिग्मा सिग्मा होगा, ठीक है। रीजन फर्स्ट की बात करते हैं। रीजन फर्स्ट में सरफेस 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है और सरफेस 2 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इधर है, मतलब दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या है, अपोजिट है। तो अपोजिट होगा तो क्या होगा, माइनस होगा, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा E1 माइनस E2। अब E1 माइनस E2 का वैल्यू रख देते हैं। E1 का वैल्यू रखते हैं सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, माइनस E2 का वैल्यू रखते हैं सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जबकि हम बोल रहे हैं कि सिग्मा 1 और सिग्मा 2 दोनों इक्वल है, अगर हमने नेगेटिव चार्ज कंसीडर कर लिए हैं, इन दोनों के चार्जेस कंसीडर कर लिए हैं, तो साइन मायने नहीं रखता है, उनका मैग्नीट्यूड मायने रखेगा सिर्फ। तो सिग्मा 1 और सिग्मा 2 क्या हो जाएंगे, सिग्मा सिग्मा हो जाएंगे। तो मैंने नीचे एलसीएम भी ले लिया है, 2 एप्सिलॉन नॉट, ऊपर क्या बचेगा, सिग्मा माइनस सिग्मा, ठीक है। सिग्मा माइनस सिग्मा क्या हो जाएगा, दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे और जीरो हो जाएंगे, इसलिए इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर जीरो हो गया तो नो डायरेक्शन, डायरेक्शन भी नहीं होगा भाई, फील्ड ही नहीं होगा तो डायरेक्शन कहाँ से होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड ही नहीं है यहाँ पर, या इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ही नहीं है। नाउ सेकेंड रीजन की बात करते हैं। सेकेंड रीजन में क्या है, फर्स्ट प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इस डायरेक्शन में है, सेकंड प्लेन की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसी डायरेक्शन में है, मतलब दोनों का क्या हो जाएगा, एल्जेब्रिक सम हो जाएगा। तो E इक्वल हो जाएगा E1 प्लस E2। तो अगर देखा जाए तो E1 का वैल्यू रखते हैं, यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं सिग्मा 1 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, प्लस E2 का वैल्यू पुट करते हैं सिग्मा 2 अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 2 एप्सिलॉन नॉट हमें एलसीएम लेंगे, ऊपर क्या बचेगा, सिग्मा प्लस सिग्मा बचेगा, ठीक है। सिग्मा 1 को हमने सिग्मा बोला था, सिग्मा 2 भी हमारा क्या है, सिग्मा है, तो सिग्मा प्लस सिग्मा बचेगा तो क्या हो जाएगा, 2 सिग्मा हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 सिग्मा। तो 2 सिग्मा से 2 सिग्मा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बचेगा। तो यहाँ पर सेकेंड रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो नहीं होगा, ठीक है, इसका कुछ वैल्यू आएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अगर डायरेक्शन देखें तो E1 का डायरेक्शन इधर है, E2 का डायरेक्शन भी इधर है, दोनों का डायरेक्शन अगर इधर ही है तो E का डायरेक्शन भी क्या होगा, रिजल्टेंट का डायरेक्शन भी इधर ही होगा। नाउ रीजन 3 की बात करते हैं। रीजन 3 में क्या होगा, E1 का डायरेक्शन इधर है, फर्स्ट प्लेन की वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, सेकंड प्लेन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है, तो एलजेब्रिक क्या होगा, सेपरेट होंगे। तो E इज इक्वल टू होगा E1 माइनस E2। E1 का वैल्यू रख देते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, E2 का वैल्यू रख देते हैं सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, दोनों इक्वल और अपोजिट माइनस हो जाएंगे, तो क्या बचेगा आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो। तो इस रीजन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होगा, जीरो होगा। और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगा तो आपका कोई फील्ड नहीं होगा, तो कोई डायरेक्शन भी नहीं होगा। ओके, नाउ फिफ्थ एप्लीकेशन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल। अब थिन स्फेरिकल सेल है हमारे पास, उसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है और हमें क्या फाइंड आउट करना है, इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है, ठीक। तो लेट सपोज यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर 3 केस बनेंगे। कैसे केस बनेंगे, क्योंकि हमारे पास क्या है, थिन स्फेरिकल सेल है जो कि यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। तो लेट सपोज ये थिन स्फेरिकल सेल है जो यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, इसके 3 पोजीशन होंगे। या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें आउटसाइड द स्फीयर, इस सेल के बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना रहेगा, या फिर इस सरफेस के ऊपर कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना रहेगा, या इस सरफेस के अंदर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना रहेगा। यहाँ पर इसके 3 केस रहेंगे, तीनों केस को 1 बाय 1 करके कंसीडर करते हैं। एट ए पॉइंट P आउटसाइड द सेल, अब सेल के आउटसाइड हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। जो सेल है वो यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है। तो लेट सपोज ये सेल है, इस सेल को मैं 2D में बना रहा हूँ, एक्चुअल में ये पूरा पूरा जो स्फेरिकल सेल है ये 3D में बना हुआ है, ठीक है, लेकिन मैं 3D को यहाँ पर क्या बना रहा हूँ, 2D में बना रहा हूँ। तो लेट सपोज ये जो सेल है, स्फेरिकल सेल है, इसको यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ है, पॉजिटिव चार्ज से इसको चार्ज किया हुआ है। अब ये स्फेरिकल है, चारों तरफ से या सभी डायरेक्शन से पॉजिटिव चार्ज किया हुआ है, तो ये जो चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज, ये आउटसाइड द सरफेस रहता है। चार्ज जो रहता है वो ऑन द सरफेस रहता है लेकिन आउटसाइड रहता है सरफेस के,
ठीक है, बाहर वाली सरफेस पे ये चार्ज रहता है। ठीक, और जो इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है वो आउटवर्ड सरफेस से बाहर की तरफ निकलती है। ये कभी भी जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है सरफेस के अंदर कभी नहीं जाती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो क्या होती है, सरफेस से बाहर की तरफ निकलती है। इसलिए हम चार्ज को भी क्या कंसिडर करते हैं, सरफेस के बाहरी चार्ज को कंसिडर करते हैं, और वहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो निकलती है वो भी बाहर की तरफ निकलती है। अब ये स्पेरिकल बॉडी है, सभी डायरेक्शन से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड बाहर की तरफ जाएगी, तो स्पेरिकल शेप में ही इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बाहर की तरफ जाएगी। तो हम जो यहाँ पर गॉसियन सरफेस जो कंसिडर करेंगे वो भी क्या होगा, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस ही कंसिडर करेंगे। तो लेट सपोज हमारा जो सेल है वो आर रेडियस का है जिसका सेंटर ओ है। ये लेट सपोज ये जो होलो स्फीयर है, जो सेल है, ये आर रेडियस का है। नाउ एक पॉइंट है, और ये जो पूरा पूरा जो सेल है उसको हमने क्यू चार्ज गिवन है। नाउ एक पॉइंट पी है जो इस सरफेस के बाहर है, इस सेल के बाहर है, जहां पर हमें क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। और ये जो पॉइंट है ये आउटसाइड द सरफेस है। ठीक, अब जिस पॉइंट में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना रहता है वहां से हम एक गॉसियन सरफेस कंस्ट्रक्ट करते हैं। और गॉसियन सरफेस कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं कि उससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकलती है, ठीक है, और उस सरफेस का जो डायरेक्शन होता है, वहां पर अगर एक छोटा सा एलिमेंट सरफेस एलिमेंट कंसीडर करें तो उसका जो डायरेक्शन है और वहां से जो निकलने वाली इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है उनका डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होना चाहिए, या परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होना चाहिए, या तो 0 डिग्री होना चाहिए, क्या होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो निकल रही है वो आउटवर्ड द सरफेस निकल रही है। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करूँ, स्पेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर करूँ, तो इस स्पेरिकल गॉसियन सरफेस के ईच एंड एवरी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइंस और सरफेस की डायरेक्शन एक ही तरफ होगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कौन सी सरफेस कंसीडर करूंगा, स्पेरिकल सरफेस कंसीडर करूंगा। ठीक है, तो इस पी पॉइंट से मैंने एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया है। ठीक है, ये गॉसियन सरफेस है जो कि स्पेरिकल है। अब मैं इस स्पेरिकल गॉसियन सरफेस के ऊपर एक सरफेस एलिमेंट कंसीडर करूंगा। ये जो स्पेरिकल गॉसियन सरफेस है इसका रेडियस क्या है, आर है। ठीक है, तो इसका जो रेडियस है वो क्या है, आर है। सेल का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, और गॉसियन सरफेस का जो रेडियस है वो स्मॉल आर है। ठीक है, यहाँ पर दोनों आर अलग अलग है। एक होलो स्फीयर का है जो सेल है जिसको पॉजिटिव चार्ज दिया गया है, उसका रेडियस है जो कैपिटल आर है, और यहाँ पर एक छोटा रेडियस है, स्मॉल आर भी रेडियस है, जो गॉसियन सरफेस का रेडियस रहेगा। ठीक है, और ये गॉसियन सरफेस हमेशा पी पॉइंट से ही गुजरेगा। ठीक है, गॉसियन सरफेस जो कंसीडर कर रहे हैं वो पी पॉइंट से ही यहाँ से पास होगा। लेट सपोज यहाँ पर एक डीएस एलिमेंट कट करते हैं, जिस पॉइंट से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है, जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है वहां हम एक छोटा सा एलिमेंट कंसीडर कर लेते हैं डीएस का। अब नाउ जो डीएस का डायरेक्शन है, सरफेस का डायरेक्शन है, और इस पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है वो दोनों एक ही तरफ होगा। इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, आपका 0 डिग्री होगा। ठीक है, अब नाउ फ्रॉम गोस लॉ से हम क्या समझते हैं कि क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ईडीएस, या ईडीएस का जो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन है इज इक्वल टू क्या होता है, 1/ε0 टाइम्स क्यू नेट। और क्यू नेट यहाँ पर क्या है, क्यू चार्ज है। तो इस गॉसियन सरफेस ने पूरा कितना चार्ज इनक्लोज किया हुआ है, क्यू, तो ये हो जाएगा Q/ε0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट हटाएंगे, कोस थीटा लगाएंगे, जबकि यहाँ पर थीटा इज इक्वल टू क्या है, 0 डिग्री है, तो क्या हो जाएगा, कोस 0 हो जाएगा। ठीक, अब मैंने क्या किया है, कोस 0 को 1 ले लिया है, और यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो कि कांस्टेंट है उसको इंटीग्रेशन से बाहर भी कर दिया है। तो ई को बाहर कर दिया है, डीएस अंदर रहेगा। ठीक है, डॉट प्रोडक्ट हटा दिया है, तो डॉट प्रोडक्ट हटने पर यहाँ पर कोस 0 डिग्री आया था, उस कोस 0 डिग्री को भी मैंने 1 कर दिया है। ठीक है, तो बहुत सारी स्टेप्स मैंने यहाँ पर आपको कवर कर दी है। इज इक्वल टू Q/ε0 होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ द डीएस, तो क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ द डीएस, इसका मतलब इस गॉसियन सरफेस का टोटल सरफेस एरिया। ठीक है, तो इस तो गॉसियन सरफेस क्या है, एक स्फेरिकल सरफेस है, और एक स्फीयर का सरफेस एरिया जो होता है वो 4πr² होता है। तो ई इंटू क्या हो जाएगा, 4πr², किसका है, गॉसियन सरफेस का। और गॉसियन सरफेस का रेडियस क्या है, आर है, इसलिए क्या हो जाएगा 4πr² इज इक्वल टू Q अपॉन क्या हो जाएगा, ε0 हो जाएगा। इसको हम इधर ले गए और इधर लाके हमने क्या कर दिया, थोड़ा सा इसको रीअरेंज कर दिया, 1/4πε0 कर दिया, 4π और ε0 साथ में लिख लिया, Q/r² लिख दिया है। E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r² है।
यहाँ पर देखा जाए तो Q क्या है, अगर Q का वैल्यू अगर फाइंड आउट करना चाहे तो ये अगर सरफेस के ऊपर यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका सरफेस डेंसिटी भी होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी भी होगा, जिसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। तो सिग्मा इजिकल टू क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। ठीक है, चार्ज पर यूनिट क्या होता है, एरिया। तो अगर देखा जाए कि चार्ज कितना होगा तो चार्ज होगा सिग्मा इंटू ए। ये ए क्या हो जाएगा, इधर मल्टीपल में चला जाएगा तो सिग्मा इंटू ए हो जाएगा। तो चार्ज जो टोटल होगा सिग्मा इंटू ए किसका एरिया, इस सेल का सरफेस एरिया। ठीक है, क्योंकि सेल के लिए हम क्या लिख रहे हैं, चार्ज लिख रहे हैं, तो इस सेल का ही क्या आएगा, सरफेस एरिया आएगा। तो ये सरफेस एरिया होगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर होगा। तो अगर चार्ज फाइंड आउट करना है तो क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये Q का वैल्यू, ये वाला Q का वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। तो E इजिकल टू क्या आएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। Q की जगह हमने रख दिया है सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, डिनोमिनेटर में स्मॉल आर स्क्वायर रहेगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक, तो बचेगा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका जो होगा फाइनल एक्सप्रेशन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का, जो कि आउटसाइड द सरफेस रखा हुआ है, आउटसाइड द सेल रखा हुआ है। ठीक है, वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी। नाउ सेकेंड की बात करते हैं, एट ए पॉइंट ए ऑन द सरफेस ऑफ द सेल। अब जो पॉइंट हमने रखा हुआ है वो सेल के ऊपर ही रखा है और उस पॉइंट को हमने ए बोला है। ठीक है, तो ए पॉइंट है जो सरफेस, सेल के सरफेस के ऊपर ही रखा हुआ है। तो लेट सपोज ये आपकी एक होलो स्फीयर था जो यूनिफॉर्मली चार्ज किया हुआ था। इस सरफेस के, इसकी सरफेस के ऊपर ही किसी पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर भी क्या करते हैं, इस सरफेस के ऊपर गॉसियन सरफेस कंसिडर कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं डीएस का। ठीक, तो डीएस का एलिमेंट कंसिडर कर देंगे तो इस पॉइंट पे जो डीएस का डायरेक्शन और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे। ठीक है, तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो कितना होगा, थीटा इजिकल टू 0 डिग्री होगा। तो फ्रॉम गोस लॉ से हम बोल सकते हैं कि सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडी से क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस इजिकल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि टोटल चार्ज यहाँ पर क्या है, क्यू है। तो क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। अब ई और डीएस का डायरेक्शन एक ही साइड है तो हम क्या कर सकते हैं, ई डीएस कोस थीटा कर सकते हैं, डॉट प्रोडक्ट हटा सकते हैं, डीएस कोस थीटा। और कोस थीटा के वैल्यू क्या है यहाँ पर, 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन एक ही तरफ है। तो थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो कोस जीरो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ई डी एस। ठीक है, तो ये जो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डी एस हो जाएगा। अब ई यहाँ पर कॉन्स्टेंट रहेगा जो कि बाहर आ जाएगा। ठीक है, ये 2-3 स्टेप में यहाँ पर करने वाला हूँ। तो ई हमने बाहर कर दिया है। तो क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ ds इजिकल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। अब इंटीग्रेशन ऑफ द ds, इसका मतलब क्या है, टोटल सरफेस एरिया, इसका टोटल सरफेस एरिया किसका, सेल का। ठीक है, जहां पर हम गॉसियन सरफेस कंसीडर करते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर गॉसियन सरफेस और जो सेल की सरफेस है वो एक ही हो जाएगी, इसलिए या स्मॉल आर लिखो या कैपिटल आर लिखो, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर इजिकल टू क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ई को इधर ही रहने दो। ठीक है, बाकी टर्म्स उधर ले जाएंगे और रीअरेंज करके लिखेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर हो जाएगा। लेट सपोज इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा है। ठीक है, वो तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होता है, चार्ज पर यूनिट एरिया। अगर मुझे यहाँ पर इस सरफेस पे टोटल चार्ज देखना है तो चार्ज इजिकल टू क्या हो जाएगा, एरिया उधर जाएगा तो मल्टीपल में हो जाएगा। तो Q इजिकल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू ए क्या है, ए है इसका सरफेस एरिया। ठीक है, एक्चुअली में ये एरिया है लेकिन एरिया क्या कौन सा है, सरफेस एरिया है। तो Q इजिकल टू हो जाएगा सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, कैपिटल आर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर। तो Q इजिकल टू यहाँ पर हम बोलेंगे कि सिंस Q इजिकल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। अब ये वाला जो Q है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में यहाँ पर पुट करेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, E इजिकल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वैसे ही रहेगा। ठीक है, Q की जगह हमने क्या किया है, सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर रख दिया गया है। नाउ 4 पाई से 4 पाई कैंसल आउट, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसल आउट, बचेगा क्या, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो E इजिकल टू सिग्मा अपॉन क्या बचेगा, एप्सिलॉन नॉट। तो अगर किसी यूनिफॉर्मली चार्ज सेल के बॉडी के ऊपर ही हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है तो कितना आएगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट आएगा।
तो ये क्या होगा, आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा, यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आपका क्या होगा, मैक्सिमम होगा। तो सरफेस के ऊपर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा। वेयर सिग्मा इज द सरफेस चार्ज डेंसिटी, जहां पर सिग्मा क्या है, सरफेस चार्ज डेंसिटी है। नाउ एट ए पॉइंट बी इनसाइड द सेल, अब मान लो कि वही पॉइंट आपका सेल के अंदर रखा हुआ है और उस सेल के अंदर आपको नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आपका वही सेल है, यूनिफॉर्मली चार्ज है, आर रेडियस का है, सेंटर ओ है इसका, और इसके ऊपर चार्ज क्या है, क्यू है, होलो स्फीयर है सेल। अब मान लो कि एक पॉइंट बी है जो इनसाइड द सरफेस है, इस सेल के अंदर रखा हुआ है। तो हम उस पॉइंट पर क्या करेंगे, एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर कर लेते हैं। तो लेट सपोज हमने यहाँ पर एक स्पेरिकल गॉसियन सरफेस कंसीडर किया हुआ है जिसका रेडियस आर है। ठीक है, स्मॉल आर है यहाँ पर रेडियस उसका, गॉसियन सरफेस का। अब यहाँ पर क्या करते हैं, जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करना है वहां पर हम एक डीएस सरफेस का एलिमेंट कट कर लेते हैं और वहां से सरफेस का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कंसिडर करते हैं। तो यहाँ पर ध्यान दो, देखो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है ना, वो यहाँ से स्टार्ट हुई है, इस सरफेस से बाहर की तरफ स्टार्ट हुई है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को पास नहीं कर रही है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस सेल के सरफेस से स्टार्ट हुई है, और सेल के सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड स्टार्ट हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस स्टार्ट हुई है। तो कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस सरफेस को, जो सरफेस एलिमेंट हमने लिया है, उसको पास नहीं कर रही है। ठीक है, तो फ्रॉम गोस लॉ हम बोलेंगे कि क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन ऑफ ईडीएस इजिकल टू क्या होगा, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। जबकि यहाँ पर इस सरफेस के अंदर कोई भी चार्ज नहीं रखा हुआ है, ये जो चार्ज रखा हुआ है सरफेस के बाहर है। हमें क्या चाहिए, गोस लॉ के अंदर हमने क्या देखा था कि वो सरफेस, जो गॉसियन सरफेस हम कंसिडर करते हैं, उसके अंदर कितना चार्ज रखा होता है, वही चार्ज हम कंसिडर करते थे। तो यहां से हम बोलेंगे कि Q इजिकल टू जीरो होगा, इस सरफेस से कोई चार्ज पास नहीं होगा, इस सरफेस से कोई चार्ज पास नहीं होगा, तो Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। अगर Q इजिकल टू जीरो हुआ तो इस सरफेस से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड भी पास नहीं होगा, क्योंकि Q इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो क्लोज सरफेस का इंटीग्रेशन ई डी एस इजिकल टू क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ई इजिकल टू भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं रहेगा सरफेस के अंदर। अगर आपके पास यूनिफॉर्मली चार्ज कोई सेल होता है तो सेल के अंदर कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी नहीं आती है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है तो ई इजिकल टू क्या हो गया, जीरो हो गया। नाउ ई इजिकल टू जीरो, अब इस कॉन्सेप्ट को हम कहाँ यूज करते हैं, ठीक है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी ई इजिकल टू जीरो इनसाइड ए केविटी इज यूज्ड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग। अगर आपके पास एक सेल है, ठीक है, तो सेल जो होता है, यहाँ पर हम कंडक्टर की बात कर रहे हैं, तो कंडक्टर का एक सेल है जो अंदर से क्या है, केविटी है, ठीक है, अंदर कुछ भी नहीं है। तो वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग की तरह काम आता है। कैसे काम आता है, जैसे कि आपने देखा होगा कि दूसरे प्लेनेट पे अगर हमें सैटेलाइट पहुंचानी रहती है, मान लो मार्स के ऊपर सैटेलाइट पहुंचानी होती है, तो आपने नासा के अंदर मैन्युफैक्चरिंग देखा होगा। अगर नहीं देखा है, जैसे वीडियो में बताते हैं, न्यूज में बताते हैं, तो उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग देखते हैं तो उस टाइम वो आपको देखा होगा कि उसके चारों तरफ पन्नियां लगी रहती है सोने की। ठीक है, सोने की पन्नी से उसको पूरा कवर किया जाता है। सोने की पन्नी क्यों, क्योंकि सोने की जो पन्नी होती है वो बहुत ही गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। तो सोने की पन्नी से एक सेल बनाया जाता है, वो सेल को से कवर किया जाता है, ठीक है, पूरी पूरी बॉडी को या फिर पूरे पूरे सैटेलाइट को। क्यों किया जाता है, क्योंकि सन की सरफेस से कंटिन्यूसली बहुत सारे चार्जेस जो होते हैं वो इमिट होते हैं और वो हर डायरेक्शन में फैल जाते हैं, बहुत स्पीड से चलते हैं वो चार्जेस। जो भी ये चार्ज पार्टिकल मूव करते हैं इसको हम सोलर विंड कहते हैं, और ये बड़ी तेजी से अर्थ की सरफेस की तरफ बढ़ते हैं। अब मान लीजिए आपने यहाँ से लॉन्च किया सैटेलाइट और वो बाहर निकलते ही उन चार्जेस के कांटेक्ट में आता है। ठीक है, वहां से अर्थ के सरफेस से जैसे बाहर निकलता है और वो क्या आता है, उस चार्जेस के कांटेक्ट में आता है जो कि सन के सरफेस से निकले हुए हैं। तो वो क्या कर देता है, उसको रेडिएट कर देता है, चार्ज कर देता है आपके सैटेलाइट को, और इसके इलेक्ट्रॉनिक्स के जो कंपोनेंट होते हैं उसको क्या कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को बचाने के लिए हम क्या करते हैं, सील्डिंग करते हैं, उस सैटेलाइट के चारों तरफ एक सोने की पन्नी लगा देते हैं। इससे क्या होता है कि जो भी चार्ज इसके कांटेक्ट में आते हैं तो वो आउटसाइड द सरफेस ही रुक जाते हैं, अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि अंदर क्या हो जाएगा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो हो जाएगा, क्योंकि जो भी चार्ज रहेगा वो क्या हो जाएगा, रिटर्न हो जाएगा बाहर ही। ठीक है, उसकी सरफेस पे ही रिटर्न हो जाएगा। ठीक है, जिससे उसके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट भी बच जाएंगे। अब सवाल ये है कि हम कैसे बचे हुए हैं इस चार्जेस से,
जो सन की सरफेसेस से निकल रहे हैं चार्जेस, वो अर्थ की सरफेस से क्यों नहीं टकरा रहे हैं। तो इसका जो आंसर है, अर्थ का खुद का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है। अर्थ का खुद का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड होता है जो शील्डिंग की तरह काम करता है अर्थ के लिए। मतलब ये जो सोलर विंड से जो भी सोलर सोलर पार्टिकल या चार्ज पार्टिकल जो अर्थ की सरफेस की तरफ बढ़ रहे हैं, वो स्पेस में ही ये मैग्नेटिक फील्ड जो अर्थ का है उसको रोक देता है, ठीक है, उसको रिपेल कर देता है और स्पेस में उसको एक्सप्लोड कर देता है, बाहर फेंक देता है, ठीक है, ताकि वो क्या हो सके, जो चार्ज पार्टिकल है वो अर्थ की सरफेस पे ना आ सके। ये भी हम कॉन्सेप्ट आगे आकर पढ़ने वाले हैं, फिजिक्स के अंदर ही आने वाला है, इसको भी हम बहुत डीप में पढ़ेंगे कि कैसे हमारा जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, वो मैग्नेटिज्म जब हम स्टार्ट करेंगे तब हम ये देखेंगे कि हमारे जो अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है किस तरह से इन चार्जेस से अर्थ की सरफेस पे पहुंचने से बचा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो शील्डिंग की तरह काम कर रहा है, इन चार्जेस को सरफेस पे नहीं आने दे रहा है, जिसकी वजह से आज हम जिंदा हैं। अदरवाइज क्या हो जाएगी, हमारी सारी वनस्पति जो होती है इन चार्जेस की वजह से खत्म हो सकती है, और यहाँ से जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ये सभी के सभी खत्म हो सकते हैं, ठीक है। तो एक जनरल इंफॉर्मेशन भी था आपके लिए।